हेलो एवरीवन, आई एम राम भट्ट, जूनियर एसोसिएट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे हम एसबीआई क्लर्क 2021 में प्री एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो और अगर आपको वाकई में 2021 में एक जॉब चाहिए तो ही आप इस वीडियो को देखेंगे। अदरवाइज अगर आप कैजुअली पढ़ाई करते हो, मज़े के लिए पढ़ाई करते हो, तो फिर आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आप दूसरे वीडियो, तमाम वीडियो यूट्यूब पे पड़े हैं, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको वाकई में 2021 में जॉब चाहिए तो ही आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है आगे फिर सीईटी आने वाला है, फिर मर्जर्स हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या झंझट आगे होने वाला है। तो जितनी जल्दी आप जॉब ले लीजिए उतना ही अच्छा है आपके लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एसबीआई क्लर्क प्री एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होता है। तो 3 सब्जेक्ट्स आपके होते हैं। सबसे पहला इंग्लिश होता है, फिर मैथ्स होता है और फिर रीजनिंग होता है। इंग्लिश में आपको 20 मिनट्स मिलते हैं 30 क्वेश्चन करने के लिए। आपका कंपोजिट टाइम नहीं होता है, 20 मिनट ही मिलते हैं तीनों सब्जेक्ट्स के लिए। 20 मिनट में आपको इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस करने होते हैं। उसके बाद आपको मैथ्स के लिए 20 मिनट मिलता है, उसमें आपको 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। और उसके बाद आपका रीजनिंग ओपन होता है, जिसमें आपको 20 मिनट्स मिलते हैं और 35 क्वेश्चंस ओपन होते हैं। तो हम लाइन बाय लाइन सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं कि सबसे पहले हमें कैसे इनको क्लियर करना है। शुरू करते हैं इंग्लिश से, क्योंकि सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट ओपन होने वाला है वो इंग्लिश ही होने वाला है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठने वाले हो। तो तमाम मेरे यूज़र्स की, सब्सक्राइबर्स की, दोस्तों की, स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि सर आपने इंग्लिश के लिए क्या पढ़ाई किया, या फिर इंग्लिश कैसे क्लियर किया जाए। इंग्लिश को बहुत बड़ा बना दिया गया है। मैं बता दूं कि इंग्लिश को क्लियर करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और बैंकिंग की जो इंग्लिश है वो आपसे बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन की डिमांड नहीं करती है। वो आपसे सिर्फ आपके एक लैंग्वेज की जानकारी होने की डिमांड करती है। उसके लिए आपको क्या करना है, आप लोग साल भर ग्रामर पढ़ते हो, ग्रामर्स के 50, 60, 5000, 10,000 रूल्स लर्न करते हो और फिर जाके एग्ज़ाम में आप 30 में से मात्र 5 या 10 नंबर पाते हो। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिनको ग्रामर के सारे रूल्स याद हैं, पर आप उनको इंग्लिश के क्विज़ सॉल्व करने को दे दो तो वहाँ पे वो 5 से 10 नंबर ही कैरी कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग सिर्फ और सिर्फ ग्रामर रूल्स को फॉलो कर रहा है। उनको ये जानकारी नहीं होती है कि ग्रामर रूल्स आपको सिर्फ कॉमन एरर से 5 नंबर दिलाते हैं। उसके बाद ग्रामर रूल्स का आप यूज़ कर सकते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा यूज़ आप ग्रामर लर्न करके नहीं कर पाओगे, ग्रामर रट के। तो आपको ग्रामर रूल्स पहली बात तो एकदम रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़िए मत, ग्रामर रूल्स पढ़ते रहिए, पर सारा टाइम जो इंग्लिश में आप लोग ग्रामर रूल्स को देते हो, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब को देते हो, सारा टाइम मत दो। एडिशनल टाइम में क्या करो, एक एडिटोरियल आपको डेली पढ़ना है। आपका कितना भी हेक्टिक शेड्यूल हो, बिजी शेड्यूल हो, आपको एक एडिटोरियल पढ़ना ही है। और अगर सबसे अच्छे एडिटोरियल की मैं बात करूं तो वो होता है द हिंदू एडिटोरियल। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि सर स्टार्टिंग इससे करें या ना करें, या फिर हम थोड़े और अच्छे हो जाएं इंग्लिश में तब स्टार्ट करें। देखो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कभी किसी भी चीज़ में महान और विद्वान नहीं बनने वाले हो। जहाँ से शुरू कर दो वहीं से अच्छा है। तो ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक टाइम पढ़ लें, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लें, शुरुआत इससे ना करें उससे करें, ऐसा कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। जहाँ से जो अच्छा लग रहा है वहाँ से शुरू कर दो। चाहे द हिंदू पढ़ लो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लो, चाहे इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ लो, जो तुमको अच्छा लगे पढ़ो, बस पढ़ो, सिंपल ये करना है। मान लो द हिंदू एडिटोरियल आप उठाते हो, उसमें 2 पैराग्राफ्स होते हैं। एक पैराग्राफ पहले होता है, ठीक है, पूरी बॉडी होती है, फिर दूसरे पैराग्राफ में उसके कंक्लूजन की तरफ हम बात करते हैं। तो आपको क्या करना है, मज़े से सिर्फ पढ़ नहीं जाना है। उसमें बहुत सारे आपको ऐसे वोकैब मिलेंगे जिसका मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक एक लाइन्स, एक एक वर्ड्स आपको नहीं समझ में आएंगे। तो आपको एक एक लाइन्स और एक एक वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना है। एक लाइन आपको पढ़ना है और फिर उसका हिंदी मतलब आपको समझाना है या समझना है खुद को। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सीक्वेंस में पढ़ लिया, समझ में कुछ आया नहीं, पता ही नहीं चला, ऐसा नहीं करना है। टाइम देना है, आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट लगेगा, टाइम देना है। क्या करना है, एक लाइन शुरू हो रहा है सेंटेंस, फुल स्टॉप तक जाके उसको पूरा पढ़ना है और उस पूरे सेंटेंस में जितने वोकैब हैं उनको नोट करना है, वर्ड मीनिंग से उनके मतलब निकालने हैं, कॉपी में नोट करना है। और उस पूरे सेंटेंस का मतलब आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, वो आपको खुद को समझाना है, बोल बोल के पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मन में पढ़ना है। मेरी एडवाइस मानो तो बोल बोल के पढ़ो, ठीक। अब हो सकता है कि उस एक लाइन का मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ऐसे ट्रांसलेटर्स रखो जिसमें उसको कॉपी करके जाके पेस्ट करो और वहाँ पढ़ो।
मगर पढ़ो, वो मतलब आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ते गए सर में कुछ समझ में आया नहीं और हवा में सब चला गया, तो फिर कोई फायदा नहीं है। ऐसे एक एक लाइन का पूरा मतलब समझ के चलना है, जिससे आपको पूरी इंग्लिश समझ में आए कि हाँ भाई इस लाइन का क्या मतलब होता है। जैसे आप हिंदी लैंग्वेज पढ़ते हो, समझते चलते हो, वैसे ही आपको इंग्लिश लैंग्वेज समझ के पढ़ के चलनी है। 1 घंटा भी लगे तो लगाओ, क्योंकि ये 1 घंटा आप लगाओगे तो फिर आपका एग्जाम 100% क्लियर होगा, मैं गारंटीड देता हूँ। जब आप शुरू करोगे, मैं बता रहा हूँ, बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ, जो करते हैं वो तो अच्छी बात है, पर जब आप शुरू करोगे तो आपको वो इतना बेकार लगेगा कि आप 2 से 3 दिन में मन आपका हार जाएगा, क्योंकि वो एडिटोरियल एक तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक एडिटोरियल से कम 40 से 50 भी निकल सकते हैं, 30 भी निकल सकते हैं, 20 वोकैब वर्ड मीनिंग आपको मिलेंगे, तो आपको ये बड़ा लगेगा, बड़ा हैक्टिक लगेगा कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे तो एक लाइन नहीं समझ में आ रहा है, मैं क्या करूं। देखो ये कोई नई बात नहीं है, ये सबके साथ होने वाला है। इवन मैं भी शुरू किया था जब, आज से 1.5 साल पहले, तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि मुझसे नहीं होगा। ये सारे थॉट आपके माइंड में आएंगे, पर इसको दरकिनार करते हुए आपको करते रहना है, हार नहीं मानना है। अगर आप हार नहीं माने और अगर अपने इस जो आपकी लाचारी है, बेचैनी है कि नहीं हो रहा है, नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, मुझे इंग्लिश नहीं आती, अगर इस पर आपने काबू पा लिया तो यकीन मानो आज जहां मैं हूं वहां आप होगे, मुझसे आगे होगे, बहुत सारे एग्जाम्स आप क्लियर करने वाले हो। तो ये चीज़ें आपको करनी है। द हिंदू एडिटोरियल पढ़ना है, वोकैब नोट करनी है, डेली का डेली उसको अच्छे से लर्न करना है। सुबह सिर्फ हिंदू पढ़ लो, वोकैब नोट कर लो, शाम को जब टाइम मिले तो उन वोकैब्स को याद करो। पहला काम तो ये करना ही करना है। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा, अगर द हिंदू अकेले पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप किसी अपने बेस्ट फ्रेंड को, जो आपके ही सेक्टर का है, आपके ही जोन का है, जो आपके साथ तैयारी कर रहा है, जो पढ़ने में आप ही की तरह सीरियस है, ऐसा नहीं कि उसके लिए कैजुअली है, ऐसा नहीं, अगर वो भी आप ही की तरह सीरियस है तो आप साथ में बैठ के द हिंदू पढ़ सकते हो। कॉल पे पढ़ लो द हिंदू, साथ में पढ़ लो, ऑफलाइन पढ़ते हो तो पढ़ लो, घर जाके पढ़ लो, कहीं भी जाके पढ़ लो। कहीं नहीं जा सकते हो, कोविड का सीन चल रहा है, तो कॉल करो और कॉल पे ही पढ़ लो, क्योंकि फ्री तो आजकल सारे सिम हो चुके हैं, बैलेंस आप लोग में रहता है इधर उधर बातें करने के लिए। तो 1 घंटा आप अपने फ्रेंड के पास कॉल करो, डिसाइड कर लो, एक पैराग्राफ आप पढ़ोगे, वो आपको समझाएंगे एक एक लाइन, और एक पैराग्राफ आप उनको समझाओगे। दोनों लोग एक दूसरे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। आराम से ये चीज़ें पॉसिबल हैं, अगर अकेले नहीं हो पा रहा है तो। और अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड भी नहीं है तो भी एक रास्ता है। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको द हिंदू की पूरी समरी बताते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं। किसी एक अच्छे टीचर्स को पकड़ लो जो आपको पसंद हैं, जिनका कम्युनिकेशन स्किल आपको पसंद है। पहले खुद पढ़ लो या पहले उनका देख लो फिर पढ़ो। ये काम करोगे तो भी आप आराम से द हिंदू एडिटोरियल या फिर इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया, कुछ भी आप आराम से कर सकते हो। ये करोगे, मैं बता दूं, अब कुछ लोग इसमें समझेंगे कि सर सिर्फ द हिंदू पढ़ने से तो हमारे वो कैब तैयार होंगे। आप वो कैब नोट करने को बोल रहे हो, वो कैब तैयार हो जाएंगे और फिर क्या कहते हैं, उससे तो कुछ होगा नहीं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो कैब तैयार होगा। द हिंदू पढ़ने से या फिर कोई भी एडिटोरियल पढ़ने से आपकी पहली बात तो रीडिंग करने की जो हिम्मत है, वो पावर है, वो इंक्रीज होगी। दूसरा, आपका रीडिंग स्किल बढ़िया होने लगेगा। बड़े बड़े पैसेजेस आपको बैंक में एक एक पूरे लैपटॉप की स्क्रीन भर जाती है, इतने बड़े पैसेजेस देखने को मिलेंगे आपको, तो आप तो पहले ही देख के हार जाओगे अगर आपकी रीडिंग स्किल बढ़िया नहीं है। पर अगर आप डेली बेसिस पे ये काम कर रहे हो तो आप इतने मतलब आपने इतनी एक्सरसाइज कर ली है कि आपके लिए वो कुछ नया नहीं है। तो आपके अंदर एक हिम्मत आएगी, रीडिंग स्किल अच्छी होने वाली है, और उसके बाद जो है वो आराम से आपको ये हैबिट हो जाएगी डेली पढ़ने की। वहाँ से आपका वो कैब तैयार हो जाएगा, वहाँ से आपका पैराजम्बल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, वहीं से आपका रीअरेंजमेंट तैयार हो जाएगा, और वहीं से आपके पैसेजेस पढ़ने की जो एफिशिएंसी है ये सारी प्रिपेयर होगी। वो कैब आप साइड में तैयार करते चलोगे, डायरेक्ट वो कैब से 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ आप सॉल्व कर लोगे। तो पूरा का पूरा जो बैंकिंग का जो इंग्लिश है ना, वो आप एक एडिटोरियल पे छोड़ सकते हो। मेरे पे विश्वास कर लो, मैंने इसके अलावा और कुछ नहीं किया। अगर इतना ही कुछ है आपको तो इसके अलावा आप डेली, चाहे अड्डा 247 से, चाहे टेक्स्ट बुक से, चाहे ग्रेडअप से 1 या 2 क्विज सॉल्व कर लो इंग्लिश के ग्रामर रूल्स वाले, बस। इसके एडिशन में आपको इंग्लिश में कुछ करना ही नहीं है। मैं लिखित गारंटी देता हूं, अगर आपने 1 साल ये कर लिया, 6 महीना ये कर लिया, आपकी इंग्लिश में जहां आप 5 नंबर पाते थे ना ग्रामर रूल रट के, वहां आप 25 नंबर पाओगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, बस इतना करके देखो, ठीक है। करके अगर आप ये देखते हैं तो आप 100% इंग्लिश में अच्छा कर लेंगे। इसके अलावा
मैं और कुछ नहीं कहूँगा कि बैठ के ग्रामर रूल लर्न करो, बैठ के यहाँ क्लास करो, वहाँ क्लास करो, इनको फॉलो करो, उनको फॉलो करो, कुछ नहीं। 2 काम करो, एडिटोरियल पढ़ो, वो कैप नोट करो और एक क्विज दे सकते हो तो दे लो, बस इसके अलावा कुछ नहीं। इंग्लिश तैयार, मैं गारंटी देता हूँ आपकी इंग्लिश तैयार हो जाएगी। चलिए उसके बाद आते हैं आपका मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग में देखो, एक एडवाइस, कॉमन एडवाइस देना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स को, दोनों सब्जेक्ट्स में किसी एक सब्जेक्ट को इतना स्ट्रांग बनाओ कि किसी भी प्री एग्जामिनेशन में, किसी भी प्री के मॉक में आपके 35 आउट ऑफ 35 हो जाएं। ध्यान से सुनना, आपका पसंदीदा मैथ्स हो सकता है, रीजनिंग हो सकता है। अब एक चुन लो भाई, एक को इतना बढ़िया बना लो कि उसमें से आप 35 में से 35 आपको कोई हिला ही नहीं सकता है, आप 35 में 35 करो ही करो। अब मैं बता दूं कि ज़्यादातर स्टूडेंट की पसंद रीजनिंग होती है, क्योंकि रीजनिंग मैथ्स के मतलब तुलना में कंपैरेटिवली आसान होता है, तो आप रीजनिंग को ही फॉलो करो अगर रीजनिंग आपकी अच्छी है। रीजनिंग में क्या आता है भाई, 4-5 पजल्स आते हैं, सिलॉक्स आ गया, इनइक्वालिटी आ गया, मिसलेनियस आ गया, दाएं बाएं वाले क्वेश्चन आ गए, तो ये कैसे सही हो, कैसे सही करें। ज़्यादा से ज़्यादा पजल्स लगाने की कोशिश करो। ऑनलाइन बहुत सारे क्विज आपको मिलते हैं पजल लगाने के लिए, सॉल्व करो, ज़्यादा से ज़्यादा पजल सॉल्व करो। रीजनिंग पे आप 2 घंटा दो, 2.5 घंटा दो रीजनिंग पे। इंग्लिश में आपने सुबह 1 घंटा दे लिया, उसके बाद रीजनिंग पे कम से कम 2 घंटा दो। जहाँ पे भी आपको 30 क्वेश्चंस दिखें वहाँ सॉल्व करने बैठ जाओ। ऑफलाइन दे लो, चाहे ऑनलाइन आपके बहुत सारे मोबाइल में ऐप्स हैं, आप वहाँ पे सॉल्व करो। 2 से 2.5 घंटा आप पजल सॉल्व करो, सारी चीज़ें सॉल्व करो। सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इन सब के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो किसी भी टीचर से, यूट्यूब पे चाहे ऑफलाइन जहाँ भी आप पढ़ते हो। उसके बाद इन पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। 2 से 2.5 घंटा आप रीजनिंग पे प्रैक्टिस करो अगर आप बिगनर हो तो। और अदरवाइज अगर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है तो मेरे हिसाब से आप सिर्फ मॉक टेस्ट दो दिन में 3 से 4 मॉक टेस्ट देना है। एक मॉक टेस्ट 1 घंटे का होता है, 3 से 4 मतलब 4-5 घंटे आपके लगने वाले। ये रीजनिंग का हो गया। रीजनिंग में और कुछ नहीं करना है, मगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि वो 35 आउट ऑफ 35 वाले सीन में आप एडजस्ट हो जाओ। फिर बात आती है मैथ्स की। मैथ्स में क्या करें, कैसे क्लियर करें मैथ्स का। साल भर कोचिंग में मैथ्स में आप क्या पढ़ते हो, तो साल भर मैथ्स में अर्थमेटिक पढ़ते रहते हो, यूट्यूब पे अर्थमेटिक पढ़ते हो, सारे टीचर्स बैठ के प्रॉफिट लॉस, SI CI फलाना धमाका सबका सब पढ़ा डालते हैं। और जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो 10 क्वेश्चन आते हैं बस। 35 क्वेश्चंस में से सिर्फ 10 क्वेश्चंस अर्थमेटिक के आते हैं, जिनके पीछे साल भर बच्चे जो हैं बिल्कुल पागल रहते हैं कि मैं अर्थमेटिक तैयार कर लूं। और अर्थमेटिक तैयार करने के बाद एग्जाम में जाते हैं, एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आ जाता है, वहाँ पे अटक जाते हैं, 3 मिनट में सॉल्व करते हैं। और आपको पता है भाई आपको कितने क्वेश्चंस आपको 60 मिनट में करने हैं, 100 क्वेश्चंस 60 मिनट में। मैथ की बात करूँ तो 20 मिनट में 35 क्वेश्चंस आपको करने हैं। एक क्वेश्चन पे 3 मिनट दे लोगे अगर अर्थमेटिक के, तो कुछ हो पाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे क्या करना है, दिमाग से काम करना है, गधों की रेस में नहीं दौड़ना है। देखो क्यों ऐसा होता है कि 100 बच्चे तैयारी करने जाते हैं और 2 रिजल्ट आता है, क्यों? पहली बात तो 100 में से मुश्किल से 15 सीरियस होते हैं, 85 तो ऐसे घूमने जाते हैं। अब 15 में से भी बेचारे 5 हैं जो हल्की मेहनत, मतलब 5-7 ऐसे होते हैं जो हल्की मेहनत करते हैं, 8-10 होते हैं जो बहुत सीरियस मेहनत करते हैं। अब 8-10 में भी जो सीरियस मेहनत करते हैं उसमें से 2 ही 3 ऐसे होते हैं जो बिल्कुल स्मार्ट स्ट्रेटेजी करते हैं, बाकी सब भेड़ चाल गधों वाली चाल पे चलते रहते हैं कि हाँ ये पढ़ लिया जाए वो पढ़ लिया जाए। उन खुद का दिमाग नहीं लगाते हैं कि उन 2-3 ने जिन भी बच्चों ने सिलेक्शन लिया है उन्होंने स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाई है, उन्होंने गधों की तरह अर्थमेटिक जाके नहीं सॉल्व किया, वहाँ पे अर्थमेटिक पे दिन भर नहीं लगाया। ये आपको नहीं करना है। अगर बिगनर हो तो ठीक है, पहले अर्थमेटिक के सारे चैप्टर को 1-1, 2-2 बार क्लियर कर लो। मुश्किल से 12 चैप्टर है। क्या क्या है भाई? परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, SI है, CI है, एवरेज है, पार्टनरशिप है, बोट एंड स्ट्रीम है, ट्रेन है, स्पीड है, वर्क एंड टाइम है। ये सारे मिलाओगे तो 10-12 चैप्टर आएंगे। पहले इसको एक बार, एक बुक आती है, 2 बुक मैं सजेस्ट करूंगा, एक SD यादव की बुक आती है और एक RS अग्रवाल, दोनों है मगर अभी मेरे पास प्रेजेंट नहीं है, मैंने दे दिया है अपने छोटे भाइयों को, नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑनलाइन आप सर्च करना SD यादव और RS अग्रवाल, 2 बुक में से जो आपको अच्छी लगे उसको फॉलो कर लो। पूरी किताब को 2 बार सॉल्व कर लो, आपके सारे चैप्टर्स तैयार हो जाएंगे। ऑनलाइन किसी एजुकेटर को पकड़ लो जिन्होंने इस बुक को सॉल्व कराया हो, चाहे ऑफलाइन जहाँ पढ़ते हो वहाँ जाके 10-12 चैप्टर्स को पहले क्लियर कर लो। जब क्लियर हो जाए तो फिर देखो मैथ्स में आता क्या है। मैथ्स में 5 आपके नंबर सीरीज आते हैं, 5 आपका क्वाड्रेटिक आता है, 10 नंबर हो गया। उसके बाद आपके 10 DI आते हैं, ठीक है, 20 नंबर हो गया। उस 5 क्वाड्रेटिक हो गया, 5 नंबर सीरीज हो गया, 10 DI हो गया, 5 से 7 सिंप्लीफिकेशन आते हैं, 25-27 क्वेश्चन आपके हो गए। अब ये जो बचते हैं आपके 7-8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन वो अर्थमेटिक के आते हैं।
तो 20 मिनट में आपको मैथ्स में 35 करने नहीं होते हैं। मैंने इसीलिए ऑलरेडी बोल दिया है कि अगर आप रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करते हो तो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज आप मैथ्स के स्टूडेंट शुरू से मैथ्स पढ़ते आए हो, मैथ्स बहुत तेज है, तो फिर आप ये वीडियो आपको देखना ही नहीं चाहिए। आप मैथ्स में महारत हो तो कोई बात ही नहीं है, आप मैथ्स में 35 आउट ऑफ 35 कर लोगे। तो ये मैथ्स वाला पोर्शन आप चाहो तो स्किप कर दो, क्योंकि आपका मैथ्स अच्छा है तो आप करो। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका रीजनिंग बहुत अच्छा है और मैथ्स ठीक है, अच्छा है, तो उनके लिए आप क्या करो, 25-27 नंबर आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। और ये मेरी बात मान लो, प्री एग्जामिनेशन के लिए 20 मिनट में अगर तुमने 25 क्वेश्चन कर लिए ना एक्यूरेसी के साथ, कोई रोक नहीं सकता है तुम्हारा प्री एग्जामिनेशन रोकने के लिए। अगर इंग्लिश में भी 20-22 एक्यूरेसी के साथ आ रहे हैं और रीजनिंग में 35 आ रहे हैं, कोई नहीं रोक सकता है। यकीन मानो, मैंने आज तक ना जाने कितने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर किए होंगे। मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगा कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो। 20 मिनट में 25 का टारगेट रखो। अर्थमेटिक अटेम्प्ट मत करो प्री एग्जामिनेशन में, अर्थमेटिक की जानकारी रखो, सब कुछ रखो, सॉल्व करके बढ़िया से बेसिक क्लियर कर लो। पर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अर्थमेटिक को अवॉइड करो। जब 25 नंबर इजिली आप ले सकते हो, ठीक है, अचीव कर सकते हो, तो उन्हीं को अचीव करो। ये मैथ्स की स्ट्रेटजी है, ऐसे आप आराम से प्री एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हो। अब ओवरऑल अगर मैं आवर्स काउंट करूँ कि दिन के कितने आवर्स आपके इन सबको क्लियर करने में लगने वाले हैं, तो इंग्लिश से शुरू करोगे तो 1 घंटा आपको इंग्लिश में लगने वाला है, द हिंदू और क्विज मिला के। 1 घंटा आप इंग्लिश दोगे, 2 घंटा रीजनिंग दोगे, 3 घंटा और 1 घंटा मैथ दोगे, ये 4 घंटा हो गया। ये सिर्फ प्री के लिए हैं, ठीक है, तो प्री के लिए इतना सफिशियंट है। अदरवाइज आप तैयारी कर रहे हो 2-3 साल से, आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो उनके लिए मैं लास्ट में एडवाइस देना चाहूँगा कि आपको तो ये सब चीज़ें मालूम हैं ऑलरेडी, आप ये कर रहे हो। जहाँ चीज़ें आपको नहीं समझ में आई है उसको फॉलो करो। अदरवाइज बिगनर के अलावा आप ये कर लो, मॉक टेस्ट देना शुरू कर लो भाई। डेली बेसिस पे, अगर एग्जाम दूर है, अभी आपके दूर है, मतलब 4 महीने बाकी है, तो 2 मॉक टेस्ट दो डेली। और जब एग्जाम में 20 दिन बचे हो, महीने भर बचे हो, तो 4-4 मॉक टेस्ट दो, करना पड़ेगा। इतना नहीं करोगे तो भाई 8000 वैकेंसी पे 15 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, छट जाओगे। 15 लाख में बहुत सारे लोग आ गए, सोच लो 8000 वैकेंसी पे 10 से 15 लाख लोग बैंकिंग एग्जामिनेशन का फॉर्म भर रहे हैं, तो फिर आप उनमें शामिल हो जाओगे। अदरवाइज आपको 4 से 4 मॉक टेस्ट देना ही पड़ेगा। 3-4 मॉक टेस्ट दो, जब एग्जाम नियर बाई आ जाए। प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपके सारे बेसिक्स क्लियर हैं। आपका प्री एग्जामिनेशन हो सकता है आधा 1 नंबर से रुक रहा हो, तो इंग्लिश कमजोरी हो सकती है, या फिर ऐसा होगा कि रीजनिंग में दोनों इक्वली तैयार किया होगा, किसी एक को अपना बेस्ट नहीं बनाया होगा। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान दो, किसी एक को बेस्ट बनाओ, इंग्लिश बढ़िया से तैयार करो। आपका प्री एग्जामिनेशन 100% क्लियर होने वाला है। अगर स्ट्रेटजी पसंद आई है तो कमेंट कर देना, मेंस की भी स्ट्रेटजी बता दूंगा जल्दी ही। और अगर फॉलो किया, सफल हो गया, अच्छा रिजल्ट आया, तो भी बताना ज़रूर, क्योंकि मुझे खुशी मिलती है अगर मेरे स्टूडेंट्स, मेरे सब्सक्राइबर्स कुछ अचीव कर लेते हैं, मेरी एडवाइस उनके काम आती है, तो मुझे खुशी मिलती है। कोई भी क्वेरी हो मुझसे ज़रूर पूछना। चलो मिलते हैं फिर जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।